जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। BPAG 174 यानी सतत विकास वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो और नहीं देखी तो 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट है। और यहाँ पर जो कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, वो इग्नू की बुक से नहीं लिया जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आसान भाषा में कंटेंट खोज कर अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग वेबसाइट से ढूंढ कर यहाँ पर आपके लिए लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अच्छे से चीज़ों को समझ सके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इग्नू की बुक पढ़ना बड़ी लेंदी बुक्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और अलग यूनिट कवर कराने जा रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक हमारा चल रहा है सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा में पहली यूनिट हमने ये वाली जो है पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है, सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। इसके बाद ये जो 2 यूनिट हैं, दूसरा और तीसरा, हम इसको बिल्कुल स्किप करने वाले हैं। लेकिन इसमें से एक चीज़ मैं कवर कराऊंगा आपको। सतत विकास के प्रमुख घटक में से एक घटक है पर्यावरणीय घटक, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में लगातार आता रहा है। तो इस वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वही मैं कवर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आज की इस वीडियो में हम कवर कराने जा रहे हैं इकाई 4 यानी यूनिट 4 जो है लास्ट वाला यूनिट, सतत विकास के लक्ष्य। उसके बाद ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट को लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट अगली वीडियोस में आ जाएंगे, यानी पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही करंट से रिलेटेड चीज़ों को अगर इसमें जोड़कर देखा जाए तो एक नेक्स्ट लेवल का आंसर आप लिख सकते हो। तो कंप्लीट यूनिट इसी वीडियो में करा दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है भूमिका, यानी इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। साल 2015 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, यूनाइटेड नेशंस है, जो आप सभी को पता है इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी महासभा की 70वीं बैठक हुई। ठीक है, उसमें 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा यानी एजेंडा फॉर 2030 के बारे में डिस्कशन किया गया और उसका डिसीज़न लिया गया। ठीक है, डिसीज़न लेने के तहत आप इसमें जो है 17 विकास लक्ष्य जो है सुझाए गए, या 17 विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया कि इन क्षेत्रों में हम विकास करेंगे। इन्हीं 17 विकास लक्ष्यों को हम SDGs भी बोलते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसी के साथ 169 प्रयोजन अंगीकृत किया गया। तो ये सब चीज़ें 2015 में हुई। ठीक है, 70वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सतत विकास के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे बस, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में जानते हैं। तो पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत ब्रुटलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। जैसे कि इससे पहले जो हमने यूनिट किए हैं, जिसमें हमने सतत विकास के अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, सब चीज़ें जानी थी, तो वहाँ पर एक अलग जो है परिभाषा थी, वो भी बिल्कुल इसी के जैसी है, सेम मतलब है, दोनों सही हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी ज़्यादा परिभाषाएं, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी, तो अच्छा आंसर लिखने में आप सक्षम होंगे। ठीक है, तो आगे जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारी जो है मेन कड़ी है इस आंसर की, वो है SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं। सबसे पहले MDGs देख लेते हैं क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अवधि 2015 तक थी। इससे पहले, यानी हमें पता चलता है कि इससे पहले कुछ गोल्स थे जिन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम पर, यानी एक व्यक्ति है मिलेनियम, उनके नाम पर इनको रखा गया था, जिनकी अवधि 2015 तक थी। 2015 में वो समाप्त हुई। उसके बाद 70वीं बैठक हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की और 2015 में नए 17 गोल सुझाए गए। ठीक है, तो 17 गोल जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंडे के 2030 का जो एजेंडा है उसके तहत गरीबी के सभी रूपों की
पूरे विश्व से समाप्ति हो, हर तरह की गरीबी को समाप्त किया जाए, भूख की समाप्ति यानी भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हेतु पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा पेन बदलना चाहूँगा मैं। चलिए, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए के साथ ही सभी को सीखने का अवसर भी देना चाहिए। ठीक है, लैंगिक समानता को लाना चाहिए। लड़का हो या लड़की, सभी को बराबर अवसर दिए जाने चाहिए। महिला हो या पुरुष, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता हो। सतत, विश्वसनीय और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इसके साथ सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण की अवधारणा को आगे लाना चाहिए। देशों के बीच और भीतर, विभिन्न देशों के बीच और उनके भीतर असमानता को जितना हो सके उतना कम किया जाना चाहिए। और सुरक्षा, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न पर सुनिश्चित करना चाहिए। उत्पादन का जो एक पैटर्न है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अच्छा से अच्छा उत्पादन किया जा सके खाद्य पदार्थ का, जिससे खाद्य आपूर्ति की जा सके। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसको पीछे के या बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जलवायु एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि हमारे सीधे लाइफस्टाइल से, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, मानव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण भी उपयोगी है। यानी इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ ज़मीनी स्तर पर नहीं, समुद्री स्तर पर भी काम करना चाहिए। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि शरण और जैव विविधता पर खास ध्यान देना चाहिए। जैव विविधता का नुकसान न हो, इसके बारे में कदम उठाए जाने चाहिए, नए नए स्कीम्स लानी चाहिए, नए नए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जैव विविधता भी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो सीधे मानव की लाइफस्टाइल से जुड़ा है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, यानी जीवों की विविधता। हर चीज़ में बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लकड़ी, विभिन्न तरह की लकड़ी हमें मिल रही हैं, जिनसे हम किसी से पेंसिल बनाते हैं, किसी से कागज़ बनता है, किसी से हमारा फर्नीचर बनता है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के लोहे हैं, विभिन्न प्रकार की खनिजें हैं, धातुएं हैं। ये सभी हमारे जीवन को, हमारी लाइफस्टाइल को आसान बनाती हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जो हमें सांस लेने में, जो हमें जो है, विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमारे खाने को उपजाने में बहुत ही मदद करते हैं, खाद्य आपूर्ति को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, हमें सांस लेने में मदद करते हैं, हमारे प्रदूषण को ख़त्म करने में, जो पर्यावरण में प्रदूषण है उसको ख़त्म करने में। तो हर तरह से जैव विविधता बहुत ही ज़रूरी है मानव के लिए। तो जैव विविधता को जितना हो सके संरक्षण दिया जाना चाहिए और इसके ह्रास को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए, नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेही बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी जब भी सतत विकास के लिए कोई, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा काम था तो इस वजह से माइक बंद करना पड़ा, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे सतत विकास के इन लक्ष्यों पर। लास्ट में था सतत विकास के लिए विश्व भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे 17 लक्ष्य हैं
जिनके आधार पर सतत विकास को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी भूमिका क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, एक मिनट, प्रोग्राम, इसकी क्या भूमिका है इसमें? ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये जो है यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, उसके द्वारा एक लिया गया इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से कार्य कर रहा है। डेवलपमेंट के तौर पर जो भी कार्य होंगे वो उसी के अंडर आते हैं। तो इसकी क्या भूमिका है सतत विकास में? SDG 1 जनवरी से 2016 से प्रभाव में आ गए हैं तथा UNDP की निगरानी व संरक्षण में ये अगले 15 साल तक प्रभावी रहेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इन पर पूरी कड़ी नज़र रखते हुए इनका संरक्षण करेगा, इन पर ध्यान रखेगा कि क्या इनको प्राप्त किया जा रहा है, किस देश के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर, इन लक्ष्यों पर गौर दिया जा रहा है और कौन सा देश इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख SDG लक्ष्य प्राप्ति कार्य करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विश्व के 170 देशों में इन लक्ष्यों के प्राप्ति पर नज़र रखी है। यानी ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। साथ ही जो ये लक्ष्य हैं जो मैंने बताए हैं आपको, 17 लक्ष्य जो 2030 एजेंडा 2030 के तहत लिए गए हैं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। ठीक है, ये 170 विश्व के 170 देशों के लिए गए हैं। 170 देश इन पर कार्य करेंगे और उन 170 देशों पर निगरानी कौन रखेगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ये निगरानी रखेगा कि किस क्षेत्र में, कहाँ पर, किस राज्य में, किस देश में ज़्यादा कार्य हो रहा है, कौन से लक्ष्य किस देश के द्वारा ज़्यादातर जो है ध्यान में रखे जा रहे हैं उनकी विकास की स्कीमों के तहत। UNDP का प्रमुख लक्ष्य इन देशों में गरीबी को ख़त्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कार्य तथा आर्थिक समानता प्राप्ति आदि पर ज़्यादातर केंद्रित रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग से काम करना होगा। तो निष्कर्ष पर अगर आ जाते हैं हम, तो सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य है विश्व से गरीबी को पूर्णतः खत्म करना, सभी समाज में सामाजिक न्याय, पूर्ण समानता स्थापित करना और भारत को भी गंभीरता से इस लक्ष्य पर जो है कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के लिए हैं तो भारत को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भारत अभी अपनी विकास की पथ पर है, विकास को प्राप्त करने के पथ पर है, विकसित नहीं है, विकासशील है। तो ऐसे में जितना हो सके पर्यावरण को, जितना हो सके अन्य जो नुकसान हैं जो विकास करने के पथ पर जब विकास करता है कोई देश, तो विभिन्न नुकसान भी होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास को साथ लेकर चलने में ही अच्छा जो है कार्य होगा। तो इन सभी चीज़ों पर भारत को भी जो है ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा सा सतत विकास लक्ष्य जो सुझाए गए हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल दी गई है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा इसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ। तो ये डिटेल में दिए गए हैं। तो SDGs क्या हैं ये हम देख चुके हैं, इनके उद्देश्य हम देख चुके क्या हैं। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक PDF है जिसको मैंने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन से उठाया है, एग्जैक्ट वेबसाइट से उठाया है, जहाँ पर कंप्लीट सभी 17 के 17 लक्ष्य आपको दिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सभी चीज़ें उसी के बारे में हैं। 17 के 17 लक्ष्य एक साथ दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा ध्यान से। और यहाँ पर एक एक लक्ष्य दिया गया है, गरीबी का अंत किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी ज़रूर होंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हो कि भारत में क्या क्या उज्ज्वल योजना है। तो इस तरीके की जैसे स्वच्छ भारत मिशन है या बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके तहत, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस तरीके की विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। तो इनको आप लिख सकते हो क्योंकि आप इंडिया से हो। तो एक आंसर में पहले आपको विश्व के बारे में बताना है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में बताना है। देन आपको इंडिया के बारे में बताना है कि इंडिया
किस क्षेत्र में कितना ध्यान दे रहा है इंडिया के द्वारा इन लक्ष्यों को किस तरीके से लिया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है इंडिया की, क्या इनके बारे में इंडिया सोचता है और क्या क्या इंडिया जो है इनिशिएटिव ले रहा है इनके बारे में या इनको पूरा करने के लिए। यहाँ पर दूसरा है भुखमरी समाप्त करना, तो ये सारी भुखमरी के ऊपर बातें हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको PDF दे दूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी थोड़ा सा जहाँ मुझे लगेगा कि बताना है तो मैं बता दूँगा, बताते चलेंगे। तीसरा जो है स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना है, स्वस्थ जीवन के बारे में सुनिश्चित करना है, इसके बारे में क्या क्या इनिशिएटिव ली गई हैं, ये सभी चीज़ें हैं भारत के द्वारा जो योजनाएँ चलाई गई हैं, योजनाएँ चलाई गई हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें हैं। BPAG 174 की जो दूसरा यूनिट है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जानी है अगर मैं इसको डिस्कस करूँगा, तो इसी वजह से मैं आपको ये PDF पूरी कंप्लीट दे दूँगा। यूनिक और एकदम अलग हट के कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया है तो सतत विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सतत विकास देखो पूरा सब्जेक्ट अगर है तो कहीं ना कहीं लक्ष्यों के बारे में, कहीं ना कहीं इसके दृष्टिकोण उद्देश्यों के बारे में पूछा जाएगा। जहाँ भी उद्देश्यों के बारे में पूछा जाए, जहाँ भी पूछा जाए कि किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है आगे, तो आप वहीं बता सकते हो कि ये 17 लक्ष्य लिए गए हैं, हमें इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ भी बात आ जाए सतत विकास से संबंधित, आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से इनको सामने लाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या देखेगा, ये देखेगा कि वो देखेगा कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके से लिखा है आंसर। स्टूडेंट ने लिखा है आंसर करंट से मिलता जुलता, बिल्कुल ठीक है, करंट के मुद्दों को उठा कर लिखा है, भारत की योजनाएं इसमें डाली हैं भी भाई, स्वच्छ भारत मिशन है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है या इसी तरीके से विभिन्न योजनाएं हैं, जनधन योजना है। तो इस तरीके ई श्रम अभी आया है, जो कि राशन कार्ड, एक राशन एक राष्ट्र, इस तरीके की जो सभी प्रयोजनाएं हैं, योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं, जो ये सभी क्या हैं, ये SDG गोल्स जो हैं उसको कंप्लीट कराने के लिए किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं से कनेक्ट होती हैं। तो पूरे ध्यान से इस पूरी PDF को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने ऊपर समझाया उसको एक बार देख लेना। और लास्ट की जो ये PDF जो सतत विकास से संबंधित है, जो मैंने बताया, जैसे आपको ये कंप्लीट 17 के 17 गोल्स दिए गए हैं एक एक कर इनके बारे में आप खुद पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे उससे तो बेहतर है, क्योंकि इग्नू की बुक काफ़ी लेंथी है, उसको पढ़ने बैठोगे तो कंप्लीट आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे, तब तक भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हार्ड है, आप नहीं समझ पाओगे एक दो रीडिंग, जब तक 2-3 रीडिंग नहीं कर लेते। तो आप इसको पढ़िएगा, स्टार्टिंग का जो पोर्शन मैंने समझाया उसको समझिएगा। आपका कंप्लीट यूनिट यहाँ पर हो जाता है 4th यूनिट। फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसे मैंने बताया था आपको 30